सीबीआई इशरत जहां एनकाउंटर केस के आरोपी पुलिस अफसर के इस दावे की जांच करेगी कि क्या गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस के बारे में पूरी जानकारी थी। तहलका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई अगले हफ्ते कोर्ट में उस अफसर का बयान पेश करेगी जिसमें यह दावा किया गया है कि मोदी को पुलिस वालों की पूरी साजिश की जानकारी थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। वक्त आ रहा है, सार्वजनिक हो जाएगा किस दाढ़ी की दाढ़ी में तिनका है। किसकी दाढ़ी में तिनका है, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन किस दाढ़ी की दाढ़ी में तिनका है, ये मुहावरा पहली बार इस्तेमाल हुआ है। राजनीति में वैसे तो मुहावरे लंबे समय से सुने जाते रहे हैं। सरकार के बड़े मंत्री मनीष तिवारी ने उस दाढ़ी वाले का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो अखबारों में छपी रिपोर्ट की ओर इशारा कर रहे थे जिसमें दो दाढ़ी वालों का जिक्र है, सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी। इन दाढ़ी वालों का नाम आया है इशरत जहां एनकाउंटर में सीबीआई की पेश होने वाली चार्जशीट को लेकर। दाढ़ी वालों के नामों का खुलासा हो इससे पहले आपको बताते हैं कि इशरत जहां एनकाउंटर में अगले महीने पेश होने वाली सीबीआई की चार्जशीट को लेकर तहलका मैगजीन में रिपोर्ट में क्या छपा है। तहलका के मुताबिक सीबीआई अगले हफ्ते उस अफसर का बयान पेश करेगी जिसमें यह दावा किया गया है कि मोदी को पुलिस वालों की साजिश की जानकारी थी। पुलिस के पूर्व अधिकारी ने मोदी के करीबी आईबी और पुलिस के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के आधार पर यह सनसनीखेज दावा किया है। कहा जा रहा है कि ये बातचीत आईबी के राजेंद्र कुमार और क्राइम ब्रांच के पूर्व अधिकारी डीडी बंजारा के बीच हुई थी। बातचीत में मोदी का नाम नहीं लिया गया था। इस अफसर ने सीबीआई को बताया कि उसने बंजारा को ये कहते हुए सुना कि 4 लोगों को मारने की साजिश को काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी ने मंजूरी दे दी थी। अब यहीं से सीन में 2 दाढ़ी वाले आ गए। मैगजीन के मुताबिक माना जा रहा है कि सफेद दाढ़ी नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया है और काली दाढ़ी अमित शाह के लिए। नरेंद्र मोदी दाढ़ी रखते हैं जो सफेद हो चुकी है और अमित शाह के पास काली दाढ़ी है जो उस वक्त गृह राज्य मंत्री थे और एनकाउंटर केस में जेल जा चुके हैं। अब कांग्रेस उस चार्जशीट के पेश होने का इंतजार कर रही है। तो उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो ये सबके सामने आ जाएगा कि किस दाढ़ी की दाढ़ी में तिनका है। दिलचस्प है कि एक दिन पहले ही मुंबई में नरेंद्र मोदी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस को खरी खोटी सुना चुके हैं। किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग ये लोग कर सकते हैं, ये मेरे साथ न गुजरी होती मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना दुरुपयोग करते हैं। कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। और दिल्ली में बैठे हुए शासक जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जेल और पराजय को झेलने का सामर्थ्य नहीं रखते, वो सीबीआई के सहारे हिंदुस्तान की राजनीतिक शक्तियों को परास्त करने पर लगे। सीबीआई 4 जुलाई को उस अधिकारी के दावे के साथ चार्जशीट दायर करने जा रही है। उस अधिकारी के नाम का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तहलका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई चाहती है कि कोर्ट में दिए गए उस अधिकारी के बयान के आधार पर उसे मोदी के रोल की जांच की इजाजत दी जाए। तोते को जो रटा दिया जाता है वो वही पढ़ता है, तो तोता क्या उसके बाद वही पढ़ेगा जो रटाया जा रहा है या वो अपने मन से बोलेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 15 जून 2004 को अहमदाबाद में इशरत जहां, जावेद शेख, अमजद अली राणा और जीशान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक चारों लश्कर के आतंकवादी थे और मोदी को मारने आए थे। गुजरात पुलिस को आईबी से जानकारी मिली थी। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2011 में सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। इस केस में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर से भी पूछताछ हो चुकी है और गुजरात के एडिशनल डीजी पीपी पांडे की भी तलाश हो रही है। इस कहानी का एक दूसरा पेज भी है जो गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। दरअसल सीबीआई चाहती है कि उसे आईबी के अधिकारी रंजीत कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत दी जाए, लेकिन गृह मंत्रालय ने अभी तक ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है और गृह मंत्रालय का ऐसा कोई इरादा भी नहीं दिख रहा है। इसी के साथ साथ सीबीआई चाहती है कि गृह मंत्रालय उसे इस केस से संबंधित ज़रूरी फाइलें भी सौंपे, लेकिन गृह मंत्रालय यहाँ भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ सीबीआई को आज़ाद बनाने के लिए सरकार रास्ता साफ कर रही है, तो दूसरी तरफ मोदी की भूमिका को लेकर चार्जशीट की जानकारी सामने आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है।
और इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा मौजूद हैं नरेश अग्रवाल, सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, शिवसेना का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान शरीक रहेंगे। लेकिन सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री जी, आपसे मेरा सवाल कि सीबीआई अपनी जांच कर रही है, फिर बीजेपी की तरफ से ये आरोप सीबीआई की जांच पर, और सीबीआई और आईबी अलग अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है, जांच कर रही है, जांच के बाद जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। क्यों इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है और लोगों के सामने ये सब बातें आ रही, पूरे देश के सामने, कि सीबीआई का बहुत मिसयूज कांग्रेस सरकार कर रही है। और तमाम, वैसे गृह मंत्रालय के भी रिपोर्ट को आपने देखा ही, वहाँ के लोग, वहाँ गृह मंत्री और गृह मंत्रालय भी जांच की दिशा सही हो, इस पर कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि मोदी जी को किस प्रकार से दोषी ठहराया जा सके, उनको किस प्रकार से उनकी छवि को बिगाड़ा जा सके। इस समय पूरा कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार के लोग और उनके सहयोगी तमाम लोग हैं जो इसी पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। तो इसे देख करके तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि सच्चाई आने के पहले कहीं सच्चाई का रुख बदल न दिया जाए। आपको लग रहा है कि सच्चाई का रुख बदला जा रहा है और वो नरेंद्र मोदी को? शास्त्री जी, अभी आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय भी चाह रहा है कि मोदी की छवि को खराब किया जाए, लेकिन गृह मंत्रालय तो यहाँ आपकी मदद कर रहा है। सीबीआई चाहती है कि जो आईबी के अधिकारी हैं राजेंद्र कुमार, उनके खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी जाए। गृह मंत्रालय इस इजाजत को देने को तैयार नहीं है। सीबीआई चाह रही है कि दस्तावेज सौंपा जाए गृह मंत्रालय, जो उसने 2 अलग अलग हलफनामे दायर किए थे, इस बारे में भी सीबीआई को दस्तावेज नहीं सौंपे जा रहे। तो यहाँ तो गृह मंत्रालय आपकी मदद ही कर रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। गृह मंत्रालय की मंशा साफ नहीं है और गृह मंत्रालय के जो भी इस समय स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसको तमाम अन्य मुद्दों पर भी उसको भी देख करके हम ये बात स्पष्ट कर सकते हैं। नहीं, शास्त्री जी द्वारा जो भी, शास्त्री जी, इस मुद्दे की बात करते हैं ना, इस मुद्दे को लेकर कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। इस मुद्दे की अगर बात करें तो फिर राजेंद्र कुमार की किस तरह से उनकी इंटेरोगेशन हो या किस तरह से उन पर केस चला जाए, इसमें गृह मंत्रालय की तरफ से तो मदद नहीं मिल रही। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि निशाना बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी को? देखिए, ऐसी बात नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी ये सारी जांच एजेंसियां हैं, जो कुछ भी हैं, ये उनके ही प्रेशर में होती हैं और उनको पहले से ही तमाम ऐसे बातों को फीड कर दिया गया है। जहां तक राजेंद्र और बंजारा की बात है, इन लोगों ने जो बातें आपस में की हैं, वह बात कहीं से भी इस बात की तरफ संकेत नहीं है या कहीं से भी ऐसा नहीं महसूस होता है कि उसमें नरेंद्र मोदी या इनके, ठीक है, आपके मुताबिक जो सीबीआई है वो चर्चा कर रहे हैं। सरकार बार बार सरकार के पक्ष में जांच करे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच करे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ नरेश अग्रवाल भी मौजूद हैं। शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी को। देखिए सुमेरा जी, जब कोई यूनियन मिनिस्टर को सीबीआई अरेस्ट करती है या उनके खिलाफ चार्जशीट होता है, तो यूपीए गवर्नमेंट के मिनिस्टर के खिलाफ कुछ होता है तब बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई भी इश्यू हुआ और पार्लियामेंट में कहा गया कि इसकी पब्लिक अकाउंट कमेटी जांच करेगी या जेपीसी जांच करेगी, बीजेपी कहती है नहीं, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तब इनको प्रॉब्लम नहीं है। आज जब एक सच्चाई सामने आ रही है और इस केस में आपको सुमेरा जी एक पास्ट में जाके इतिहास को भी देखना होगा। गुजरात में 38 हिंदूज एंड मुसलमान को मारा गया। क्या स्टोरी थी कि मारने वाला जेब में लिख के रख के आया था कि मैं नरेंद्र मोदी को मारने आ रहा हूं। शक्ति सिंह और गोहिल जी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जी, और ये कहा जाता था कि ये मोदी को मारने आ रहे थे जी। इतने लोगों को मारने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये लोग पकड़े गए कुछ लोग, उसके बाद कोई आतंकवादी आना बंद हो गया। नरेंद्र मोदी जी को कुछ होता नहीं है, ना कोई आता है, और ये सिर्फ इसलिए होता था कि नरेंद्र मोदी के प्रति एक सिंपैथी का वेव बने, वोट बैंक उनकी मजबूत हो
और अभी ये जांच जो चल रही है, लेकिन शक्ति सिंह गोयल जी, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि तब जब कोई चुनाव आने वाले होते हैं, तब जबकि चुनाव आने वाले होते हैं, इस तरह का कोई भी मामला होता है, तब क्यों इस तरह के मामले बार बार उठकर सामने आते हैं? सीबीआई अगर इस तरह से जांच कर रही है, सच्चाई अब सामने आ रही है, तो ये मामले तो वो पहले भी सामने ला सकती थी। 2011 से सीबीआई के पास ये मामला है। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मामले को आपको समझना होगा। चुनाव तो गुजरात के भी थे, ये हाई कोर्ट इसका मॉनिटरिंग कर रही है, डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और इस केस में सबसे पहले क्या हुआ, गुजरात के एक मजिस्ट्रेट ने, मिस्टर तमांग ने रिपोर्ट फाइल की और उसने कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। हाई कोर्ट ने एक जांच करने के लिए, जिसमें 2 आईपीएस ऑफिसर गुजरात के थे, इस जांच में भी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर गुजरात कैडर के थे, सिर्फ सीबीआई नहीं थी, और इसका पूरा रिपोर्ट हाई कोर्ट में जाता है। अगर कहीं गलत लगता है तो क्या बीजेपी को इस देश की जुडिशरी पे भी विश्वास नहीं है? क्या आपको हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं? पर सच्चाई तो ये है कि अंदर बैठा चोर तो जानता है कि मैंने ही गलत किया है, और इसीलिए इन बातों को उठाया सोनकर शास्त्री जी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुनहरा जी, मैं सहमत नहीं हूं। कोई बात निकल, जी विजय जी। सुनहरा जी, मैं इनके बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जहां तक संवैधानिक संस्थाओं के मिसयूज की बात है, ये पूरी तौर से हिंदुस्तान में जन जन के सामने आ चुका है। और जहां तक इस केस की बात है, इस केस का भी रुख उधर ही जा रहा है। और इस बात को यह कह करके कि बीजेपी को हमेशा ऑब्जेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग हमेशा जो देश के साथ सच्चाई सामने आ रही होती है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिस नजरों से देखने की कोशिश की जा रही है, और जहां तक मोदी जी की बात है, उनके छवि को खराब करने की जो बात हो रही है, यह सर्वथा गलत है। जी, लेकिन एक सवाल तो जरूर उठता है कि कभी तो सीबीआई की जांच ठीक होती है, सीबीआई अच्छा काम कर रही है, सरकार के खिलाफ काम कर रही है, और फिर वही सीबीआई जो है वो सरकार के लिए काम कर रही है, सरकार के पक्ष में काम कर रही है। दोनों पक्ष कैसे हो सकते हैं? ये भी तो बयान फिर विपक्ष की तरफ से सामने आते हैं, आपकी तरफ से सामने आते हैं। इस पर बात करेंगे आगे। हमारे साथ नरेश अग्रवाल और प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी शामिल करेंगे चर्चा में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का कार्टून देख लीजिए जो इरफान ने आज के इस मुद्दे पर हमें भेजा है। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में, कल भी उन्होंने हमला किया इस पूरे मामले को लेकर, लगातार वो सीबीआई को लेकर सरकार पर हमला करते रहे हैं, क्यों वो इस मामले में इतने डिफेंसिव हैं? क्यों नहीं जांच होने देते? सीबीआई जांच करे, वो निर्दोष है, तो उन्हें किस बात का डर है? नहीं, वो तो जांच करने दे रहे, लेकिन सीबीआई ने सोहराबुद्दीन मामले में भी, आपको ध्यान होगा कि सीबीआई ने प्रोविडेंट फंड मामले में फंसे हुए एक सुप्रीम कोर्ट के जज के कान उमेट कर उससे एसआईटी गठित करने का ऑर्डर लिया था। ये मोदी के वकील एडवोकेट राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था। उस आरोप के बाद सोहराबुद्दीन मामले की जांच से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी बाहर कर दिए गए। अब इशरत जहां के मामले में भी उसी तरह की हरकत की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है इस मामले में कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी संस्था का जो मूल कार्य है, वो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। उसका काम है खुफिया सूचनाओं को देना। खुफिया सूचना देने के अधिकारी एक एडिशनल डीजी रैंक के अधिकारी को जिस तरह से सीबीआई उस मामले में फांसने का प्रयास कर रही है, उस पर जिस तरह की चिंता इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, वो तो कोई मोदी समर्थक नहीं है आसिफ जी। आसिफ जी ने स्वयं सीबीआई डायरेक्टर से कहा, ये जिस तरह से एक संस्था को करने का सरकारी प्रयास है, वो बेहद खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए घातक है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरनाक है। आप सिर्फ मोदी बनाम सीबीआई नहीं देखना चाहिए। ये सीबीआई का वोट बैंक की राजनीति में आप नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी संस्था को नष्ट करने निकल पड़े हैं। लेकिन जो नाम आ रहा है सीबीआई के, जिस अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, आईबी अधिकारी के, उसके बारे में जो सीबीआई की जो रिपोर्ट में नाम आ रहा है, उसमें बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ना केवल इस मामले में, बाकी सादिक जमाल नाम का एक लड़का था जिसकी 2003 में हत्या कर दी गई थी, उस केस में भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में अगर सीबीआई जांच करने के लिए पहुंचती है, तो इसमें आपको क्या एतराज है?
नहीं तो मीडिया ट्रायल तो इस वजह से भी हो रहा है ना, क्योंकि ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि आपने सीबीआई और आईबी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो अपराध के पूर्व की सूचना देती है जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो अपराध के पूर्व की सूचना देती है। आप कल्पना कीजिए कि आईबी ने अजमल कसाब के बारे में सूचना दी और अजमल कसाब भारत में आया और उसको अगर तुकाराम ओमले ने पकड़ लिया और मारा गया, कल अगर तुकाराम ओमले की जांच शुरू कर देंगे आप और उसमें आईबी की सूचना देने वाले की भी जांच करेंगे, आप जोड़ के नहीं देंगे। आईबी में काम कौन करेगा? जोड़ नहीं सकते। हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी भी मौजूद है। नरेश अग्रवाल जी, मैं नरेश अग्रवाल की प्रतिक्रिया जानकारी देता है। आऊंगी मैं शक्ति सिंह गोयल जी आपके पास। विजय सोनकर शास्त्री जी, नरेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर बयान आप सुन रहे हैं, इसी तरह के बयान लगातार बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी को क्या निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँ, बीजेपी जो दो अपने आधार बनाती है, दो तरीके की बातें करती है। अभी कोलगेट हुआ, 2G हुआ या कॉमनवेल्थ गेम हुआ, तब तो बीजेपी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी और सीबीआई के पक्षधर हुई कि सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई ने उसमें जिसको फांसा जो बने, और अब जब सीबीआई नरेंद्र मोदी जी पे हाथ डालने लगी तब बीजेपी को लग रहा है कि केंद्र सरकार हमको फंसा रही। समाजवादी पार्टी तो पहले से कहती है, हमारा स्पष्ट व्यू है, कानून मंत्री को अपना रिपोर्ट भी दिखलाया था, उपयोग करती है और सीबीआई के कारण से अधिक आय से सीबीआई के कारण ही तो आज कानून तक मंत्री एक को भी इस्तीफा देना पड़ा है, ये भी तो हुआ था। लेकिन हमारे और दलों के नेता जो विरोध में है उनको फांसा जा रहा है। तो मैं कहता हूं, मेरा मानना है, मेरा हरदम स्पष्ट मेरा दल का रहा कि सीबीआई का दुरुपयोग कराता है। नरेंद्र मोदी के मामले में जहां तक है, इनकाउंटर बिना मुख्यमंत्री जी के मर्जी नहीं हो सकता। ये आप मान के चलिए, मुख्यमंत्री जी जिनके पास गृह मंत्रालय है उनको सूचना ये बिल्कुल गलत बात है। उसमें उनकी कंसेंट है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा, यहाँ पर मैं कांग्रेस से बात कहना चाहूंगा कि इस मौके पे अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को छुआ, आज ये जो बहस हो रही है, तो आप लीड देने का काम कर रहे हैं, तहलका के रिपोर्ट के आधार पर हो रही है। तो ये एक तरीके से और उस विजय सोनकर शास्त्री जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं बहुत इम्पोर्टेंट जी विजय सोनकर शास्त्री जी, नरेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दे रहे थे। शास्त्री जी की क्या बात सुने? शास्त्री जी चुप बैठना नहीं जानते, शास्त्री जी चुप जानते नहीं। जब मैं बोल रहा तब शास्त्री जी बराबर बोलते चले आ रहे। शास्त्री जी को हम कैसे बोलने थे? हम नहीं बोलने देंगे शास्त्री जी को। शास्त्री जी नितांत झूठ बोल रहे हैं। जो भाजपा का कल्चर है, जो भाजपा की आदत है, शास्त्री जी उसी आदत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैं बोल रहा था, नहीं शास्त्री जी, जब मैं जवाब दे रहा तब आपको टोकने की बहुत जरूरत थी, तो आप बोलेंगे मैं भी टोकूंगा। आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चलिए, तो एक एक करके आप क्या कर रहे हैं? स्कैम में, 2G में पूरा देश देख रहा है, दर्शक देख रहे हैं। जी चलिए, जहाँ पर सच्चाई फालतू बातों को छोड़कर विजय सोनकर शास्त्री जी, पहले नरेश जी को अपनी बात पूरी करने दें, फिर आप प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। इस देश की इंसानियत के विरोधी, इस देश की इंसानियत के दोषी। नहीं नरेश अग्रवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले में जांच सही हो रही है। नरेंद्र मोदी मामले में जांच बिल्कुल सही हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं कांग्रेस से कहूंगा इस जंक्शन पे कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। बात बतलाना चाहता हूँ, जैसा बिहार में, जैसा आंध्र प्रदेश में हुआ। अब नरेश जी, विजय सोनकर शास्त्री जी की बात सुन लेते हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। लेकिन शास्त्री जी पहले समझ ले, कोई भी बोलेगा तो शास्त्री जी चुप रहेंगे, बात सुनेगा। शास्त्री जी नहीं सुनना चाहते तो हम शास्त्री जी को क्यों सुनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके बात रखिएगा, एक एक करके बात रखिएगा सामने सब। जी रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। विजय, क्या नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी खुद इसको मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों बात अपनी जगह सही है। नरेंद्र मोदी इसको एक मुद्दा बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर बेदाग बच गए तो भी ठीक है, अगर कहीं ना कहीं कुछ
आरोप लग भी गए तो भी वो कांग्रेस पर ये आरोप लगा सकते हैं कि चुनावी साल में चूंकि कांग्रेस मोदी के बढ़ते कद से परेशान है, इसलिए सीबीआई का दुरुपयोग कथित तौर पर किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम तहलका की रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें अब कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या फैसला करती है। 4 जुलाई को जब गुजरात हाई कोर्ट में सीबीआई जाएगी तमाम सबूतों को लेकर, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से देखे जाए तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके मोदी को जवाब देने, जिसमें मोदी को फायदा इस रूप में मिल रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं फंस रहा है। गृह मंत्रालय के 2 हलफनामे थे गुजरात हाईकोर्ट में। 6 अगस्त 2009 को वो कहते हैं कि आईबी की रिपोर्ट सही है और इशरत जहां कहीं ना कहीं आतंकवादियों से जुड़ी हुई है और सीबीआई को इस मामले की जांच करने की जरूरत नहीं है। 29 सितंबर को वही गृह मंत्रालय उसी साल कहता है कि आईबी की रिपोर्ट नाकाफी है और सीबीआई को जांच करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा और प्लस आईबी और सीबीआई के बीच जो टकराव है उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की मोदी अपनी तरफ से। शक्ति सिंह गोहिल इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी शक्ति सिंह जी। कुछ प्रॉब्लम ही है। शक्ति सिंह गोहिल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? शक्ति सिंह गोहिल जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही। विजय सोनकर शास्त्री जी जी विजय सोनकर शास्त्री जी, डिस्कशन तो शुरू है, उधर डिस्कशन तो शुरू है। देखिए सुमेरा जी, अभी जो मैं तो दो लोगों का जवाब देना चाहता हूं। एक तो नरेश अग्रवाल जी ने जो बातें कही हैं जी, और वो मुझको काफी व्यवधान डाला है मुझको बोलने में। जहां तक एक विचार विमर्श की बात है, हम अपनी बातें रखते हैं और किसको कितनी जानकारी है ये सारा देश जानता है। मैं इतना जरूर बतलाना चाहूंगा कि आज जो ये मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दा में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी या अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वह एक ऐसे रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें सिर्फ इतना चर्चा हो रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा है। उसमें काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी का जिक्र किया गया है। जी सुमेरा जी, काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी के रूप में हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल को भी तो देख सकते हैं। कहीं वो काली दाढ़ी वाले राहुल गांधी ना हो जी, कहीं वो सफेद दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी तो हो सकते हैं। नहीं तो फिर परेशानी क्या है नरेंद्र मोदी जी का इतना भय है। फिर यही सवाल है ना, फिर बीजेपी क्यों इतना डिपेंड करता है? फिर नरेंद्र मोदी को क्या परेशानी है? मोदी को तो खुश होना चाहिए ना कि शक्ति सिंह राहुल गांधी और मनमोहन सिंह फंस रहे हैं। गोहिल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, इस पर प्रतिक्रिया भी देना चाहेंगे। शक्ति सिंह गोहिल जी जी मोदी जी विजय सोनकर शास्त्री जी, खुशी विजय सोनकर शास्त्री जी सुन लीजिए, का कोई यहाँ विषय नहीं है जी। सुन लीजिए शक्ति सिंह गोहिल को भी। जी शक्ति सिंह गोहिल। सुमेरा जी, मेरी दाढ़ी भी काली है, मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मेरे अंदर कोई चोर बैठा नहीं है। काली दाढ़ी या सफेद दाढ़ी वाला वही चिल्लाता है जिसके अंदर चोर बैठा है। एक इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। दूसरी बात है कि मैं बीच में किसी जो बोलते थे मैं कभी चुप बुन के सुनता हूं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बहस है, कोई चिल्लाने की कंपटीशन नहीं। मेरा टर्न है, मुझे बात करने दो, आप जरूर अपनी बात रखना बाद में। जी अच्छा। सुमेरा जी, मैं ये कह रहा था कि यही आईबी के लिए जब अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए, नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाई थी सेंट्रल आईबी की, ये कहते हुए कि ये वेदर रिपोर्ट की तरह है और आईबी की मजाक उड़ाई। तब उनको कोई नेशनल सिक्योरिटी की चिंता नहीं थी। आज एक वो आईबी का अफसर जो मोदी जी जिस स्टेट में इंचार्ज थे तब से जिनके साथ दोस्ती थी, एनडीए आते ही उसको गुजरात में लाए, जिन्होंने गलत इनपुट्स दिए हैं। और अगर कानून हमारा और हमारा संविधान ये कहता है कि सब कानून के सामने ऑल आर इक्वल, क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस कहता है कि गुनाह करने वाले की कोई पोजीशन नहीं देखी जाती है। गुनेगार को गुनेगार की निगाहों से देखना चाहिए, चाहे वो आईबी का अफसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आम आदमी हो। गुनेगार सिर्फ गुनेगार होता है और जांच चल रही है अभी। इसमें इतनी चिंता क्यों हो रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि कसाब एक आतंकवादी था। मैं सैल्यूट करूंगा उस महाराष्ट्र पुलिस को कि जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा, तो हमने उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया, पाकिस्तान को बैकफुट पे रखा और आखिर में एक अदालत ने उनको फांसी दे दी। मुताबिक चिंता क्यों हो रही है? जांच है, जांच चल रही है, इसमें कस्टडी में है, तो मार देने से आपको क्या मिलता है? किसको हो रही है? नरेश अग्रवाल जी, जांच नरेश अगर हाईकोर्ट चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है, किसको हो रही है? बीजेपी को क्यों चिंता है? चिंता तो कांग्रेस के लोगों को हो रही है।
समाजवादी पार्टी के लोगों को चिंता हो रही है। मैं पूछ चिंता हम लोगों को किसी हमें तो को कोई नहीं हो रही चिंता है। नहीं है। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपके मुताबिक आपको चिंता नहीं है? हमें कोई चिंता हो नहीं रही है। आप मीडिया में आकर के नरेश अग्रवाल जी से जान लेते हैं उन्हें क्यों चिंता है। नरेश अग्रवाल जी, कोई चिंता नहीं हो रही है। विजय सोनकर शास्त्री जी कह रहे हैं उन्हें चिंता नहीं है, आपको चिंता है। आपको क्यों चिंता है? देखिए, चिंता किसी बात को की नहीं है, ना ही मैं आपसे स्पष्ट नरेश जी को बोलने दीजिए। विजय सोनकर शास्त्री जी, नरेश अग्रवाल जी को बोलने दीजिए अभी। विजय सोनकर शास्त्री जी, सुन लीजिए नरेश अग्रवाल जी को है। फिर सोनकर जी आप या तो सुन लीजिए, फिर आप कहीं मुझको नरेश जी बोले दिया, मैं बोलने फिर बिल्कुल नहीं दूंगा। देखिए, आप बहुत कंफ्यूज आदमी है नरेश जी। समाजवादी पार्टी को आप बिल्कुल कंफ्यूज आदमी है। आपको जैसे डर लगा हुआ है कुछ बोलने में। कोई भी अस्तित्व न उत्तर प्रदेश में। आप थोड़े से ल्यूनेटिक हमको लग रहे हैं। सही, एक गलत ब्रीफ होती है तो इस तरह की बातें नहीं करें। आप दोनों से मैं निवेदन करूंगी। विजय सोनकर शास्त्री जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, नरेश जी को बोलने दीजिए। मैं पूरी बातें आपका सुन रहा हूँ। विजय सोनकर शास्त्री जी, नहीं, ये बोलने ये क्या बोलेंगे? अच्छा शास्त्री जी सुन लेते हैं ना इनको। शास्त्री जी फिलहाल सुन लेते हैं उनको, फिलहाल सुन लेते हैं। जिस तरह की बात कर रहे सुन लेते हैं ना जी। नरेश जी बोलिए आप। देखिए, मैं शास्त्री मैडम, आप अपनी बात रखें नरेश जी। ना हम शास्त्री जी से कोई सबक सीखने आए हैं जी, बोलिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी नरेंद्र मोदी से न घबराई है न डरती है। घबराया इन्हीं का दल भाजपा है, चाहे अडवाणी घबराए हो, चाहे मोहन भागवत घबराए हो, चाहे राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज, यही लोग घबराए हुए हैं। न देश घबराया न जनता घबराई। देखिए, नरेंद्र मोदी ये मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, जबकि इनको मुद्दे पर बोलना चाहिए। कुछ है ही नहीं। विजय सोनकर शास्त्री जी, उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। तो समाजवादी पार्टी और देश के लोग कोई भी नरेंद्र मोदी से न घबराए हुए हैं। और नरेंद्र मोदी आपका मीडिया का हुआ है, मीडिया ने उनको खड़ा किया है, आम जनता ने नहीं खड़ा किया है। क्योंकि अभी कर्नाटक में आपने देखा, हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी को हराया। इस पे आ जाइए आप। अभी सीबीआई वाले मुद्दे में मोदी गए थे। नरेश जी, सीबीआई का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर सीबीआई वाले मुद्दे में भी मैं साफ कहता हूं कि बिना चीफ मिनिस्टर के जो गृह मंत्रालय का इंचार्ज है, कोई इनकाउंटर हो ही नहीं सकता है। ये परंपरा है कि इनकाउंटर से पहले मुख्यमंत्री जी को सूचित किया जाता है कि विशेष तरीके का इनकाउंटर है और उनकी सहमत के बाद इनकाउंटर होता है। तो अगर ये चीज सामने आ रही तो बीजेपी क्यों परेशान है? लेकिन कांग्रेस से इतना कहूंगा कि 2011 से उनको मालूम था लेकिन कुछ नहीं किया। अब चुनाव के समय अगर कुछ करना चाहते तो ये कांग्रेस के हित में नहीं होगा। ठीक है, इसमें कांग्रेस पार्टी से भी एक सवाल है और बीजेपी पर तो सीधे हमला है ही। विजय सोनकर शास्त्री जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, पहले उनके पास जाऊंगी, फिर गोहिल जी बोले। शास्त्री जी। सुमेरा जी, अभी जो नरेश जी ने बात कही है जी, इन्होंने पूरे संवैधानिक सिस्टम पर एक तरह से उंगली उठाई है। क्या यह देश में जो एनकाउंटर होते हैं वो क्या मुख्यमंत्रियों के आदेश से होते हैं या उनकी सहमति से होते हैं? क्या ये देश के हित में या प्रदेश के हित में या हक में जनता के नहीं होता? क्या एक मुख्यमंत्री अपने लिए इस अपने प्रदेश में हत्याएं कराता है? इस तरह की बातें कह करके प्रजातंत्र को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। और मैं तो उन वर्तमान समाजवादी मित्रों को जानता हूं, उनकी औकात को भी जानता हूं, जो समाजवाद से कोसों दूर हैं। समाजवाद का उन्हें सिद्धांत भी नहीं पता है। लोहिया को और लोहिया के सिद्धांतों को पर वो कुछ भी समाजवाद के बारे में नहीं जानते। संवैधानिक संस्थाओं को या व्यवस्था को, व्यवस्थाओं को शेर है, ये व्यवस्थाओं को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मोदी को लेकर ये इंटायर डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं। कहेंगे ये बिल्कुल गलत है। भाजपा के लोग ढोंगी एक साल की सरकार। शक्ति सिंह गोहिल जी, लेकिन जो बात अभी नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप नरेंद्र मोदी को इससे बड़ा कर रहे हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? कांग्रेस को नुकसान होगा, नरेंद्र मोदी को इसका फायदा मिलेगा, इसका वो फायदा उठा सकेंगे?
देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले भी कहा कि सीबीआई जब यूनियन मिनिस्टर या कांग्रेस के मंत्री या उसके रिश्तेदारों को अरेस्ट करती है तब सीबीआई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जेपीसी या पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं, सीबीआई से जांच हो, ऐसी भाजपा ही मांग करती है। तब सीबीआई कांग्रेस के कहने पे नहीं चलती है। और जब भाजपा के गले पे कोई तोहमतदार है, कोई एक्यूज्ड है और उसके नजदीक कोई फंदा आता है तो कहते हैं कि सीबीआई का कांग्रेस मिसयूज कर रही है। आवाम ये सब कुछ जानती है और जनता है, आखिर में पता चलता है। और मैंने कहा कि अगर निर्दोष है मेरा जी तो जिस जांच का सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट कर रही है, गोहिल जी को दिल्ली में भी एनकाउंटर हुआ था, उसका भी याद दिलाने की जरूरत है। चिंता नहीं होनी। जी शास्त्री जी, फिलहाल गोहिल जी को सुन लेते हैं, एक एक कर अपनी बात जरूर मैं जवाब देना चाहता हूं। सुमेरा जी, एक मिनट जी बोलिए। हाँ, नहीं, उनका ये सवाल था जी। शक्ति सिंह, एनकाउंटर और जगह भी होता है, मैं भी मानता हूं कि एनकाउंटर जरूर होता है, परंतु एनकाउंटर में कहीं पे ये नहीं होता है कि एक ही लाइन पे 38 लोग हिंदू मुसलमान मारे जाते हैं। मारने वाला जेब में चीट डाल के आता है कि मैं नरेंद्र मोदी को मारने आ रहा था और आतंकवादी वो माना जाता है। बाद में पता चलता है, आईबी का एक अफसर बंबई से कहता है कि सादिक जमाल आतंकवादी नहीं था, हमने जांच कर ली थी, फिर भी गुजरात में उसको आतंकवादी बना के मार दिया। उसके पास से क्या मिलता है? एक्सेप्ट इशरत जहां, बाकी के केसों में देसी पिस्टल निकलता है। क्या आतंकवादी देसी पिस्टल लेके? और पहली बात तो किसी को मारने के लिए कोई जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं, मैं इसको मारने जा रहा हूं, यही दिखाता है अपनी बात को इस तरह से रख रहे हैं। आप चिल्लाइए मत, आप क्या टर्न आए तो आप भी अपनी बात रख दो। जी शक्ति सिंह गोयल जी, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ गोहिल जी, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हैं। मैं तो केवल आपको इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि एनकाउंटर केवल गुजरात में नहीं होता है, देश के अन्य हिस्सों में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। उसकी जांच होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। यही तो सवाल है ना, वो जांच उत्तर प्रदेश में प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं भी हुआ है, देश में कहीं भी दंगे होते हैं, कुछ तहजीब आप सिखा दीजिए। जी जी जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, शक्ति सिंह गोयल जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला हम कहाँ विरोध करते हैं? अपने आपको सीखने की जरूरत है। आप वरिष्ठ हैं, आप लोग राजनीति में बहुत कुछ सिखाएं, अब सिखाना बंद करिए। इस तरह की बातें नहीं करिए, व्यक्तिगत शब्दों का ठीक से चयन करें, व्यक्तिगत बातें करें। ये एक चर्चा है, इस चर्चा में संयम बना के रखें, भाषा का संयम बनाए। बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा तो शास्त्री जी को सुनना चाहिए। जी शास्त्री जी, सुन ले सबको सुन ले, एक एक कर सब अपनी बात रखें। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगी। शास्त्री जी, उनको भी सुन लेते हैं। जवाब दे रहा हूँ, आपकी बारी आई, बोलिए ना, बीच लगातार। सुमेरा जी, आपने अपनी बात रखी। प्रेम शुक्ला जी, ये जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, ये जो नया मामला सामने आ रहा है, सीबीआई जिसको लेकर अब कोर्ट में जाने वाली है, इसका क्या नरेंद्र मोदी को राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान? जी, नरेंद्र मोदी को इसका राजनीतिक लाभ हो या क्षति हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, हमारे सुरक्षा तंत्र को इसका लाभ होगा कि नहीं होगा। यूनुस ख्वाजा का मामला भी शक्ति सिंह गोयल जी कह रहे थे कि बाकी राज्यों में नहीं होता। इनकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र में एक यूनुस ख्वाजा का मामला हुआ। यूनुस ख्वाजा के मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो फॉर्मर डायरेक्टर NS संधू थे, वो खुद महाराष्ट्र में आकर बैठे और उन्होंने जानकारी दी। मैं कहता हूं जांच हो, प्रॉब्लम क्या है? जांच हो, कहीं कर भी जांच हो, देश में जहां होता है जांच मामले में क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए, उसमें मुख्यमंत्री से परमिशन ली गई थी। तो इस तरह की बातें न की जाए, इस तरह की बातें ना की जाए। नरेंद्र मोदी को जब भी उनके ऊपर अनावश्यक प्रहार होगा, राजनीतिक लाभ तो होने ही वाला है। और ये गुजरात में बार-बार देखा गया है, कांग्रेस। लेकिन एक व्यक्ति के राजनीतिक लाभ या हानि से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम सुरक्षा तंत्र के साथ क्या करवाते थे राजनीतिक लाभ के लिए। भाई साहब, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग ख्वाजा में भी हुई थी। और आपकी कांग्रेस ने जो है बाटला एनकाउंटर में जहां मोहन शर्मा नाम का पुलिस अधिकारी शहीद हुआ था, आपके दिग्विजय सिंह ने क्या बयान दिया? ये बहुत घातक है।
आतंकवाद को आपने जिस तरह से लेकिन इस तरह की मजहबीकरण राजनीति करने होनी का चाहिए। प्रयास किया है, लेकिन वो इस किसी भी मामले तरह में भी से तो किया जाए, राजनीति गलत मोदी है। कर रहे हैं ना। लेकिन राजनीति तो दोनों तरफ से की जा रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस तरह के तमाम मामलों में रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एनकाउंटर हो या फिर जो भी राजनीतिक संस्थाएं, जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, उनको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। राजनीतिक बयानबाजी कोई एक तरफ से नहीं हो रही है, सब तरफ से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है इस मुद्दे को लेकर।